बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इमरान यकूब ख़ान और आप देख रहे हैं चैनल इमरान यकूब ख़ान। नाज़रीन, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू जो साहब हैं, अगर मैं उनसे ये कहूँ कि वो बड़े नामवर सहाफ़ी होने के अलावा सोशल मीडिया स्टार भी हैं तो बेजा ना होगा। यूट्यूब पे, वैसे सोशल मीडिया पे, ट्वीट पे उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और हर वक्त उनके इंटरव्यूज़ के लिए उनके ट्वीट अकाउंट को देखते हैं, उनके यूट्यूब चैनल को देखते हैं और उनके पास जानने के लिए हर वक्त वो इस बात के मुतलाशी रहते हैं कि सदीक जान साहब हमें क्या बताएंगे। शुक्रिया सदीक साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर वेलकम, आपकी ज़रा नवाजी है सर। आप एक सीनियर की तरफ से इस तरह के अल्फाज सुनना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है सर। अच्छा सदीक साहब, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप बड़ा नज़दीक से देख रहे हैं सारी हुकूमत को भी और सिचुएशन को भी, अपोजिशन को भी। तो अगर पीडीएम लॉन्ग मार्च करती है, यहाँ धरना देती है, तो हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? हुकूमत किस तरह से उनसे निपटेगी? देखें सर, एक तो हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है, इतनी कॉन्फिडेंट है कि शायद कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मिल के आए या उनकी टीम के लोगों से मिलते हैं तो वो उनको 1% भी कोई ख़तरा खदशा नहीं है कि पीडीएम पता नहीं कोई हालात ख़राब कर देगी या उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगी। वो बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि बैक डोर उनके जितने राब्ते हैं, वो कहते हैं कि उस बारे में लोग नहीं जानते कि हमारे बैक डोर किस हद तक राब्ते हैं, किस किस के राब्ते हैं, किस किस से राब्ते हैं। और वो तो ये भी कहते हैं कि अब तो वो ये भी चैलेंज कर रहे हैं कि जो PMLN के बहुत सारे अरकान असम्बली हैं, सूबाई और कौमी, उन्होंने तो इस्तीफ़े जमा ही नहीं कराए अपनी क़यादत को। दूसरा, आपने ये भी देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया कि हमने GH जाना है। बिलावल साहब का उस पर आ गया कि नहीं, हम तो इस्लामाबाद जाएंगे। अब नून लीग भी पीछे हट रही है शाहिद खान नवाज़ी साहब के नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के बाद। तो ये अभी तक हुकूमत को ये है कि हुकूमत को ये है इतलात उनके पास कि लॉन्ग मार्च तो होना ही होना है। लॉन्ग मार्च को उनको पता है कि वो होने, वो ये कहते हैं कि धरना नहीं होगा, वो ये भी कहते हैं कि GH की तरफ ये नहीं जाएंगे, वो ये भी कहते हैं कि इस्तीफ़े नहीं देंगे। लेकिन हुकूमत में अब जो ज़्यादा जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी राय हुकूमत को ये है कि आप इनको लॉन्ग मार्च करने दें, इनको एक फेस सेविंग चाहिए, आप इनको फेस सेविंग लेने दें, आने दें इस्लामाबाद, आएंगे, जलसा करेंगे, चले जाएंगे। अगर आप पकड़ धकड़ करेंगे तो इनकी जो तहरीक है उसको उसमें जान डालने वाली बात होगी। पकड़ धकड़ करेंगे, ख़बरें चलेंगी, हाइप क्रिएट होगी, हल्ला गुल्ला होगा, इतनी बड़ी एक्टिविटी होगी। तो आप बगैर रुकावटें लगाए इनको करने दें, जैसे पहले जलसे करने दिए। लेकिन जो आप ऐसा समझिए कि गैर सियासी मुशीर हैं, जो हल्कों की सियासत नहीं करते, जो पुराने पॉलिटिशियन नहीं हैं, जो आप कहें कि गैर मुंतखब अफराद हैं, उनका है कि नहीं, वो ये कहते हैं कि इनको शायद अपोजिशन का इस वक्त जो सूरत हाल है, इनको क्रश किया जा सकता है, इनको ख़त्म किया जा सकता है, इनको धचका जो है वो बहुत बड़ा लगाया जा सकता है, बहुत बड़ी इनको टेंशन दी जा सकती है, इनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा की जा सकती हैं, पकड़ धकड़ की जाए, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनको रोका जाए और इस तरह से इनको जो है एक दफ़ा इनको बताया जाए रियासत की रेट क्या होती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल उनके जो लोग हैं, उनका जो बयानी है, जो सोच और फिक्र है, मेरा ख्याल है कि वो गालिब आएगी और अपोजिशन को लॉन्ग मार्च करने दिया जाएगा, इनको नहीं रोका जाएगा। और मेन वो था, अगर GH की तरफ जाने का ऐलान करें फिर तो इनको गिरफ्तारियाँ भी होंगी, रुकावटें भी होंगी, कंप्रोमाइज़ कोई नहीं होगा, कोई रियायत नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी, कोई ढील नहीं होगी। लेकिन डीचो करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल कोई रुकावट कर नहीं की जाएगी। लेकिन सदीक साहब, आपने जो बात की, आपको आपके इल्म में ये होगा कि सियासी जो लोग हैं, जो मुंतखब लोग हैं, उनका तो आप देखें ऑफ द रिकॉर्ड वो गुफ्तगू ये करते हैं कि इमरान खान साहब के नज़दीक ऐवान वज़ीर आज़म में वही लोग हैं जो गैर मुंतखब हैं। और ख़ास तौर पे बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, जुल्फ़ी बुखारी साहब और इस तरह के 2-3 नाम लिए जाते हैं कि जनाब ये लोग हैं जो आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके साथ मिल के तो सारा हुकूमत के मामलात यही चला रहे हैं। और इसीलिए ये हुकूमत सियासी होने के बावजूद गैर सियासी फ़ैसले भी करती है। तो अब आप कैसे समझते हैं कि सियासी जो लोग हैं वो उनका बयानिया प्रिवेल कर जाएगा? उसकी एक वजह सर ये भी है कि मैं इसलिए समझता हूँ कि मेरी कोई ख़बर तो नहीं है, लेकिन मेरा एनालिसिस है कि इदारों की राय भी यही होगी कि अगर ये इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो इनको आने दिया जाए,
इनको ना रोका जाए, इनके लिए कोई ऐसी वो ना की जाए कि ना खुदा न खास्ता कोई लाशें गिरें, या कोई तसादुम हो, कोई मुश्किलात हों। तो मेरा ख्याल है कि ये जो फ़ैसला है ये सिर्फ गैर मुंतखब अफराद का नहीं होगा, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का नहीं होगा, इसमें इनपुट शामिल होगा इदारों का, और इदारे नहीं चाहेंगे कि कोई भी तसादुम की सूरत हाल हो। अब तक जो इदारों की हिकमत अमली रही, जो हुकूमत की रही, वो कामयाब रही है कि इनको करने दें जल्द से, कहीं रुकावट नहीं डाली गई, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। बल्कि आपके सामने जब एक गिरफ्तारी की भी गई मुल्तान में गिलानी साहब के बेटे की, तो उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि आपने गलत किया, आपने उनको हल्के में मजबूत किया है, आपने उनको इतनी हाइप दी है, आपने इतनी खबरें चलवाई उनकी। तो मेरा नहीं ख्याल कि सर इनको रोका जाएगा। अच्छा सदीक साहब, आपने अभी जिक्र किया इदारों का, आपने इससे पहले अपने जवाब में कहा कि हुकूमत जो है उसके बैकडोर चैनल भी बड़े राब्ते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद सवालों के जवाब दिए, तो उन्होंने बड़ी सख्ती से तरदीद की थी कि हमारे किसी के साथ बैकडोर राब्ते नहीं हैं। अब इस पे ज़ाहिर है वो यही कहेंगे कि उनके राब्ते नहीं हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि वो राब्ते कर रहे हों, नहीं, उन्होंने बतौर इदारा उन्होंने अपने, वही मैं इदारे की बात कर रहा हूँ। ज़रूरी तो नहीं है कि अब मैं कहता हूँ कि मैंने तो इमरान याकूब साहब को कभी कॉल नहीं की, बिल्कुल ठीक, ज़रूरी तो नहीं है कि मैंने नहीं की तो आप भी ना करते हो, बिल्कुल ठीक, हो सकता है आप मुझे कॉल करते हो। यही सूरत हाल है। जब ये सख्त बयानी आया तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफ़े जो कह रहे हैं कि हमने जमा नहीं कराए, तो वो भी मुख्तलिफ जगहों पे मैसेज करते हैं, क्योंकि आपको पता है नंबर तो सब लोगों के पास होते हैं। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब के पास था, तो ऐसे नंबर तो मिल जाते हैं आसानी से, उनको मसला नहीं होता। तो हो सकता है कई लोग कई नंबरों पर मैसेज कर रहे हों कि हम शरीफ ख़ानदान के इस बयानी के साथ नहीं हैं, हम क़यादत के इस बयानी के साथ नहीं हैं, हम तो इस्तीफ़ा भी नहीं दे रहे, हम तो फ़ौज को गालियाँ भी नहीं दे रहे, हम तो क़यादत का नाम भी नहीं ले रहे, हम तो इसको सही नहीं समझते, हम तो फजल रहमान साहब को भी ठीक नहीं समझते। और फिर आपने देखा अब चीज़ें खामखा में तो नहीं हो जाती ना कि 4 लोग पहले मौलाना फजल रहमान को छोड़ गए, एक बंदा और छोड़ गया, फिर इस तरह से आकर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकातें होना और उसकी फिर जिस तरह से एक हाइप बनी। मुझे बताएं कि अगर मोहम्मद अली दुरानी साहब अपनी ज़ाती हैसियत में, अपनी एक ज़ाती कैपेसिटी में मुलाकातें कर रहे होते तो क्या मीडिया उसको इतनी हाइप देता? नहीं, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि मोहम्मद अली दुरानी अपनी ज़ाती हैसियत में तो शायद नैब की कस्टडी में मियाँ शहबाज शरीफ से मिल भी ना पाते, पहली बात, और मियाँ शहबाज शरीफ भी उनसे क्यों मिलते, ना तो उनकी आपस में दोस्ती है, ना को बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं तो आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, और वही जो इस्टेब्लिशमेंट और वो जो ताकतवर हल्के हैं उन्हीं के माँ पे मोहम्मद अली दुरानी ने ये मुलाकातें की हैं, मौलाना फजलुर रहमान से भी, शहबाज शरीफ से भी और दूसरे। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र सिर्फ ये है, मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि ये बात तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से हुकूमती लोग ये बात कर रहे हैं, आपने मौलाना का जिक्र किया, मौलाना ने के जो लोग छोड़ के गए हैं बतौर एक तालिब इल्म के, सहाफ़त के तालिब इल्म के और बतौर एक फॉरवर्ड ऑफ पॉलिटिक्स के, मैं समझता हूँ कि वो मौलाना शरानी हो या हाफिज़ हुसैन अहमद हो, उनका कभी भी जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप में वो मुकाम नहीं था जिसको आप ये कह सकें कि इनके जाने से मौलाना फजलुर रहमान कमज़ोर होंगे। एक फेस सेविंग ज़रूर है कि उनके लोगों को जमात से लोग चले गए, लेकिन वो कभी भी एक पिछले 1 साल 2 साल से देख लें, उनका वो उस तरह से एक्टिव नहीं थे अपनी पार्टी में। सर इसमें मेरा इस हद तक आपकी बात ठीक होगी कि मौलाना को कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखें सर बात चीज़ें आप भी आपका एक हमसे तो कई मतलब आप कई बरस सीनियर हैं और आपने तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आप तो अंदरूनी हालात और वाक़यात भी जानते हैं कई चीज़ें। मसला ये है सर कि बात चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि वो मौलाना को डेंट कितना डाल रही हैं पार्टी के अंदर, या चीज़ें पॉलिटिकल उसके इम्प्लिकेशंस क्या हैं, एक फ़िज़ा क्या बन रही है, हवा क्या बन रही है। मुझे बताया ना कि जब इमरान खान मौलाना फजल रहमान के बारे में जितने भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें, जैसे उन्होंने हमें इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये पहली असम्बली है जो डीजल के बगैर चल रही है, और इस तरह की, आपको पता है वो उनके बारे में क्या कहते हैं, मौलाना उनको यहूदी एजेंट कहते हैं। लेकिन जब मजहबी शख्सियात बैठकर जो उनके साथ रही हैं मौलाना साहब के, वो कुरान मजीद के आयात पढ़ के और इनको झूठा कहेंगी, वो अहादीस पढ़ के इनको गलत कहेंगी, तो सर उसका इम्पैक्ट ये कैसे हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट ना आए।
उनके बयानात एक बयानिया तो बना रहे हैं इनके खिलाफ, खबरें तो चलवा रहे हैं ना। आप मुझे बताएं, अगर वो 4 लोग अलग ना होते, अगर वो 4-6 लोग अलग ना होते, तो क्या वो जो 10-12 दिन प्रोग्राम्स हुए, टॉक शोज हुए, तो उसमें इनकी बात होती ना, पीडीएम की बात होती। 10-12 दिन बाद क्या हुई? मौलाना फजल रहमान के खिलाफ हुई, उनकी पार्टी के खिलाफ हुई। एक माहौल तो बनता है, एक परसेप्शन उससे परसेप्शन तो क्रिएट होती है। तो ये एक चीज़ है जो डेंट डालती है सर, और कि आपके जब अपने साथ रहने वाले लोग कह रहे हो कि आप अपने ख़ानदान को नवाज रहे हैं, आप दीन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये पहली मरतबा ऐसे हुआ है। देखें, होता सर ये है कि अगर इमरान खान, एक लम्हे के लिए हम कहते हैं कि इमरान खान किसी और मसला के उलमा की सर्विसेज ले लेते हैं, उनको कायल कर लेते हैं, ये जो उनके मजहबी अमूर के जो वज़ीर हैं नूरुल्लाह कादरी साहब, वो चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। एक और मसला का आलम दीन बैठ के कहता है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो बंदा ठीक नहीं है, ये वो तो आपको पता है, हमारे यहाँ पता है कि मसले की इख्तलाफात हैं, वो सच हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा जो 20-25-30 साल मौलाना फजल रहमान के साथ रहा हो, या वो मौलाना फजल रहमान के वालिद के साथ रहे हों, वो जब बैठ कर बात करेंगे तो उसका इम्पैक्ट तो सर आएगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं, ऐवान वज़ीर आज़म में रावी साहब चैन लिख रहा है? बिल्कुल 100%। वो बल्कि मैं आपको बताऊं सर, पीडीएम की इन तकारीर का इमरान खान को जितना फ़ायदा हुआ है, पीडीएम को खुद भी शायद अंदाज़ा ना हो। पहले कुछ चीज़ें होती थी, पॉइंट ऑफ व्यू का भी होता था, अभी भी कुछ चीज़ों पे होता है। दरमियान में एक ऐसा टाइम आया था कि पिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ था, लेकिन पीडीएम उनको इतना करीब ले आई कि इतने करीब शायद वो पहले कभी भी नहीं थे, कि अब उनको उन दोनों की मजबूरी है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट यानी पिंडी और इस्लामाबाद पहले से ज़्यादा एक दूसरे के करीब है? करीब शायद पहले भी इतने हो, लेकिन जितनी एक दूसरे की अब ये मजबूरी बन चुके हैं, पहले शायद इतना ज़्यादा नहीं था। अब तो इतनी मजबूरी बन चुके हैं कि इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म इदारे का दिफा करना है, और इदारे ने बतौर इस मुल्क की सिक्योरिटी के जो उनके पास वो हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं सर, जब हम इदारों के लोगों की बातें सुनते हैं, वो बहुत क्लियर हैं कि ये सब कुछ सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकल नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं कि ये पूरी एक मुहिम है जिसको बाहर से स्पॉन्सर किया जा रहा है। कुछ लोग तो नाम नहीं लेते, इशारों करामे में पाकिस्तान के एक इस्लामी मुल्क दोस्त का भी नाम लेते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब के उनके साथ रब्ते हुए तो तब नवाज शरीफ साहब शेर बन गए, वरना नवाज शरीफ तो बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर सबूत भी हैं, शवाहिद भी हैं, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अच्छा, इस पे भी मैंने बहुत लोगों से बात की। वो कहते हैं कि देखें, मसला ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस सिचुएशन में है, यहाँ पे होने वाली हर छोटी चीज़ को इंटरनेशनल मीडिया, बैरूनी कुव्वतें और भारत की जो लॉबी है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत माहौल बनाती है और इस्तेमाल करती है। वो कहते हैं कि हम इनको जो है वो कहते हैं कि हमारी हिकमत अमली बहुत कामयाब रही है। हमने इनको तकरीरें करने दी, इन्होंने तकरीरें की, टीवी पे चली, लोगों ने देखी, ये खुद एक्सपोज हुए। वो ये समझते हैं कि अगर इनको कार्रवाई करके रोकने की कोशिश करेंगे तो ये वो समझते हैं कि हमें नुकसान होगा। वो कहते हैं कि खुद एक्सपोज हो रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है सर, मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा कि एक लम्हे के लिए हम कहें कि जी ठीक है, इन्होंने कि फ़ौज मजबूर हो गई है बात करने पे, क्यों हो? क्या सड़कें बंद हो गई हैं? क्या मार्केटें बंद हो गई हैं? क्या धरने शुरू हो गए हैं? क्या कोई खुदा न खास्ता अनरेस्ट हो गया है? कोई आग लग गई है? हुआ क्या है? कुछ तो बताएं कि हुआ हो। लाहौर के जलसे ने, और मैं आपको ये भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लाहौर के जलसे से पहले तक पिंडी इस्लामाबाद का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ था। पिंडी का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपको पॉलिटिकली इनको इंगेज करना चाहिए, आपको इनसे बात करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन लाहौर के जलसे ने अपोजिशन को इतना नुकसान पहुंचाया, उसके बाद पिंडी ने भी कहा कि हाँ, आप तो ज़रूरत ही नहीं है इनसे बात करने की। सदीक साहब, हमारे चैनल के हवाले से आप नाजरीन से कुछ कहना चाहें? आप क्योंकि आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप भी लाहौर में, जैसे आपके तो मोस्टली जो अच्छे रिपोर्टर्स हैं वो स्टूडेंट ही हैं और आपके साथ राब्ते में ही रहते हैं, तो मज़ीद भी मेरा ख्याल है कि लाहौर में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा भी कमी है कि वहाँ पे
जो अच्छे रिपोर्टर्स हैं उनको आप अगर इनकरेज करें और अपने साथ बिठाएं, उनसे इसी तरह से आप बात करें। तो बाकी क्योंकि मैं तो खुद आपके चैनल का एक व्यूअर हूँ और मुस्तकिल तौर पे उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमें पता है कि आपके ये तो आपकी ज़रा नवाजी आपने मेरे बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन आपको भी पता है कि बल्कि मुझे पता है कि आपके जहाँ जहाँ राब्ते हैं और जो चीज़ें आप जिन चीज़ों के ऐनी शायद हैं और जो चीज़ें आपके पास होती हैं और जो आप बताते हैं और बग़ैर सनसनी फैलाए आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैं तो खुद व्यूअर हूँ, तो ज़ाहिर है जो मेरे देखने वाले हैं अगर वो आपको देखेंगे तो ये ज़रूर है कि शायद मुझे देखने कम कर दें। नहीं, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल इमरान याकूब खान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।